नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक। और जब भी मैं किसी चार्जर के सामने गाड़ी खड़ी करके एक वीडियो शुरू करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि मैं रेंज टेस्ट करने वाला हूँ। आज भी मैं रेंज टेस्ट करने वाला हूँ, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए, जैसे कि टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक चलाने में कैसी है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई ग्लिचेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ड्राइव में कहीं और तरीके के ऑब्जर्वेशन है, क्या ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले बेटर ऑप्शन हो गया है लेने के लिए, और ये ऑल व्हील ड्राइव भी है तो ऑफ रोडिंग वाला पार्ट जो है वो भी इंक्लूड करेंगे। बट हर बार की तरह मैं स्टैटिक के चार्जर से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चार्जर भी स्टैटिक का है, हुंडई का नहीं। हुंडई के मतलब कई चार्जर जो है वो स्टैटिक ने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है अंदर स्टैटिक ही है, बाहर खोल अलग है। लेकिन मेरे पास में एक सॉल्यूशन है जब गाड़ी की रेंज जो है वो ख़त्म होने लगेगी, और वो है स्टैटिक का ये एसी चार्जर। अब ये सॉल्यूशन कैसे हो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट ज़ीरो करने वाले हैं, और मान लो कहीं पे ज़ीरो हुई और वहाँ पे कोई छोटे मोटे ढाबे वगैरह पे चार्ज करना हुआ तो मुझे ये चार्जर लगेगा। इस चार्जर के साथ में एक ख़ास चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक वो 100 हो जाए, ऑलमोस्ट 98 पे पहुँच गई है, वो ये कि ये चार्जर जो है इसमें मैं सेट कर सकता हूँ कि मेरे को क्या चार्जिंग स्पीड से चार्ज करना है, ये मैं उठा लूँगा। बट बात ये है कि मान लो मैं कहीं रैंडम जगह पे चार्ज लगा रहा हूँ और वहाँ पे लोड उतना ज़्यादा नहीं है, वो बोलेंगे सर ये 3.3 किलोवाट का है आपका, आप जो है यहाँ लगाओगे हमारा तो सब कुछ वायरिंग उठ जाएगी। आई कैन सेट कि कितने एम्पियर पे चार्ज करना है, एक ओवरऑल कितने किलोवाट, मतलब बेसिकली कितना करंट जो है उसके, कितना लोड जो है उसके सेटअप पे डालना है। या फिर आप इस सेम चीज़ को 7.2 में भी ले सकते हो, अपना पोर्टेबल चार्जर बना सकते हो, 3.3 में लेके आप अपने घर पे भी लगा सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन कैरी इट, जो आज मैं करने वाला हूँ, और इससे जो है एसी चार्जिंग हो जाती है। ब्रिलियंट सॉल्यूशन। अगर आपको चाहिए तो आप स्टैटिक की वेबसाइट पे, स्टैटिक की ऐप पे जाके इसको खरीद सकते हैं। आई थिंक अमेजोन वगैरह पे भी खरीद सकते हैं, उस सब की लिंक जो है वो भी मैं यहाँ पे दे दूँगा। बट आई यूज़ इट, बहुत काम आता है इस सिचुएशन में जब इधर उधर कहीं जा रहे होते हैं वहाँ पर। फ़िलहाल के लिए गाड़ी 100% चार्ज होते ही निकलते हैं। ओके, तो रेंज टेस्ट स्टार्ट हो गया है। 1170 किलोमीटर से हमने स्टार्ट किया था और 100% चार्ज किया। ऑफकोर्स गाड़ी जो है 99% से ऊपर दिखा नहीं रही थी डीसी चार्जर पे, बट चार्जर को बोल रही थी कि गाड़ी फुल चार्ज हो गई है। फिर हमने ऑफकोर्स एसी पे लगाया और लगाते ही वो जो 100 भी दिखाने लग गई। ये एक कॉमन चीज़ है, कई बार डीसी चार्जर से ओवरऑल कैलिब्रेशन नहीं होता है तो वो दिखाता नहीं है, तो एसी चार्जर से वो जो है हमने 100% इंश्योर किया चार्ज है, और हमने उसके बाद में जो है शुरू कर दिया है रेंज टेस्ट। कंडीशंस वही एज़ यूजुअल, 24 या 24.5 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहेगा। गाड़ी में 2 लोग होंगे, मैं और ललित। लगेज जो है 20 kg के आसपास का है, तो टोटल कंबाइन वेट सारे लोगों का मिला के 200 किलो भी हिट नहीं कर रहा है, मतलब आई थिंक समवेयर अराउंड 180 kgs के आसपास का टोटल वेट जो है हमने गाड़ी पे डाल रखा है। अब ये सिचुएशन में क्योंकि गाड़ी की रेंज बहुत ज़्यादा है, सारी शहर मतलब ऐसा 50% सिटी में जो हम चला के करते थे वो तो हम ख़त्म कर नहीं पाएंगे, हमें इसको सिटी में कम और हाईवे पे ज़्यादा चलाना पड़ेगा। बट कैलकुलेशन दोनों की जो है वो निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि हाईवे पे चलाने पे कितना, फास्ट हाईवेज एक्सप्रेसवेज पे चलाने पे क्या रेंज होगी, सिटी में चलाने में क्या रेंज होगी, ओवरऑल हर जगह, हर सिचुएशन, हर सिनेरियो में क्या होगी, सब की धीरे धीरे बात जो है निकल आएगी। और गाड़ी के ऑब्जर्वेशंस क्या है, चलने में कैसे, क्या सब चीज़ें कैसी, कुछ ग्लिचेस हैं या नहीं है, कुछ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, या एंड्रॉइड ऑटो के साथ में कुछ काम किया गया है, एप्पल कारप्ले के साथ में कुछ काम किया गया है, हर एक चीज़ की रास्ते में बात करेंगे। ओके, 50 किलोमीटर्स चल गई है गाड़ी शहर में, जिसमें ट्रैफिक जो है अच्छा वाला ट्रैफिक भी था, लगभग 10-12-15 किलोमीटर, और नॉर्मल ट्रैफिक 10-12-15 किलोमीटर, और फिर बचे हुए किलोमीटर जो है वो थोड़ा फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक टाइप था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है कोयम्बतूर में, तो ऐसा मतलब ऑफ कोर्स नॉर्मल सिचुएशन जैसी ऐसी है। बट जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो है वेदर। 28 से 24 डिग्री के बीच में हवर किया है, विच इज़ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर एन ईवी। ठीक ठाक बारिश हुई है, हमने धूप का नामो निशान नहीं देखा है, तो एसी एकदम लो सेटिंग पे ही चल रहा है, बिल्कुल लोड वहाँ पे नहीं जा रहा है किसी भी तरीके का। जो थोड़ा सा एडिशनल लोड है वो वाइपर का है ऑफकोर्स, क्योंकि कांच साफ करने पड़ रहे हैं। लोड से याद आया कि गाड़ी में जो है 20 किलो के लोड के बाद में वज़न गाड़ी का आता है 2160, यानी कि 2140 kg की ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 75 किलो आर बैटरी पैक के साथ में जो गाड़ी है जिसमें हम बैठे हैं, दैट इज़ 2140 kg।
ओवरऑल जो भी वेट है उसमें कोई एडेड वेट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, विच मीन्स कि हैरियर से ऑलमोस्ट 200 किलो के आसपास हल्की है। हमने हैरियर को तोल के नहीं देखा है, हैरियर ईवी को, तो एग्जैक्टली उसका वेट हमें नहीं पता, बट रफली 200 किलोमीटर के आसपास, 200 किलो के आसपास हल्की है ये गाड़ी। क्या वो रेंज में ट्रांसलेट होगा, क्या वो उस हिसाब से ज़्यादा रेंज देगी, वो देखते हैं हम। फ़िलहाल के लिए 50 किलोमीटर जब चली है गाड़ी तो 89% आ गई, यानी कि 11% खर्च हुए हैं 50 किलोमीटर चलने में। लेवल 3 रीजन था ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर इनिशियल जो है लेवल 1 था, बिकॉज थोड़ी देर तो रीजन होता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है कोई भी लेवल रखो जब बैटरी 100% के आसपास चार्ज होती है तो। और उसके बाद में अब जब मामला, बार बार फ़ोन बज रहा है भाई, कोई बात नहीं, अब जब उसके बाद में होने लगा तो हमने रीजन जो है वो लेवल 3 पे सेट कर दिया था। नाउ रीजन विल कम ऑन लेवल 1 और हम हाईवे हिट करेंगे। 75% बैटरी बची है, यानी कि 25% बैटरी हम खर्च कर चुके हैं। जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था कि बस अब सिटी से बाहर चलते हैं, 50 किलोमीटर कर लिया हमने, उसके बाद 10 किलोमीटर सिटी और चली है, तो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास हमने सिटी कर लिया था, और उसके बाद में अब 63 किलोमीटर हम हाईवे पे आ गए। अगर अभी के हिसाब से ही मैं प्रेडिक्शन दे दूं रेंज का, तो 500 किलोमीटर्स रेंज जा सकती है जब मौसम एकदम बढ़िया हो, आप मतलब गाड़ी के हिसाब से। ऑफ कोर्स अपने हिसाब से भी, अपने को भी यही मौसम बढ़िया लगता है, 23-24 डिग्री, बड़े ठंडी हवाएं। और अगर आप जो है 50% केसेस में, मतलब हाईवे 50% है आपका, सिटी 50% है, जहाँ पे रीजन अच्छा खासा हो रहा है, बट दैट विल नॉट बी एन आइडियल सिचुएशन। हमारे पास में अभी भी 75% बैटरी बची है जिसको हम खर्च करेंगे। और क्योंकि अब तक बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा फील मेरे को प्रॉपरली नहीं आ पाया है सस्पेंशन वगैरह का, ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह का, वो अब प्रॉपर लेंगे क्योंकि बारिश जो है ऑलमोस्ट रुक चुकी है। आगे बारिश जो है रुकी जाएगी, वेदर फोरकास्ट तो यही बोल रहा है। जो एक चीज़ है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि, और वैसे तो टाटा ने बोला भी था कि ये एंड्रॉयड ऑटो हमने ईवी प्रेडिक्शन वाला सिस्टम डाला है, ईवी प्लानर डाला है। मैं जब नेविगेशन लगा रहा हूँ तो वो एक्चुअल में दिखा भी रहा है कि इस परसेंट पे आप पहुँच जाओगे, एंड दैट इज़ लार्जली एक्यूरेट। जैसे कि मैंने अभी एक जगह का नेविगेशन डाला है, 84 किलोमीटर के आसपास है और दिखा रहा है 53% पहुंच जाओगे। पहले 52 दिखा रहा था, बट क्योंकि हमने स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस कर दी तो 53 दिखाने लग गया, अब 52 वापस हो गया है। बट वो फेयरली मुझे एक्यूरेट लग रहा है कि हाँ, हम शायद इसी परसेंटेज पे पहुंचेंगे जिस जगह पे हम जाना चाह रहे हैं, उस जगह पे, विच इज़ इंटरेस्टिंग कि ये काम कर रहा है। एंड्रॉयड ऑटो के अलावा एप्पल कारप्ले के साथ में भी 2 अपडेट है। अब डॉल्बी एटमॉस जो है वो एप्पल कारप्ले के थ्रू डायरेक्टली इसमें काम करेगा, चाहे आप किसी भी ऐप से बजाओ। और दूसरी चीज़ ये कि वो बाकी सारी गाड़ियों में भी एप्लीकेबल है। जो दूसरी चीज़ है वो कि अब जो एप्पल कारप्ले जो है वो उसमें जब आप गूगल मैप चलाते हो तो MID में भी दिखने लग जाता है। ये अपडेट आया है। जो चीज़ थोड़ी सी और लग रही है, यहाँ पे अमरूद दिख गया, पहले अमरूद खाऊंगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 किलो वजन बढ़ चुका है गाड़ी का, क्योंकि अमरूद दबा लिया मैंने। सो मतलब 1 किलो नहीं खाए, थोड़े से रखे हुए हैं। बट बात ये है कि मैं बोल रहा था अब मैं सही से टेस्ट करूँगा, बिकॉज बारिश ख़त्म हो चुकी है और ये EV प्लानर जो है बहुत सही लग रहा है। एंड एप्पल में आपका जो है आप एंड्रॉयड ऑटो के जैसे ही गूगल मैप्स जब यहाँ चलाते थे यहाँ दिखता था, वो अब एप्पल कारप्ले में भी दिखने लग जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। एक ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी सिटी के हिसाब से हो चुका है। जो ADAS सिस्टम है, कोई भी ऐसा सडन अननेसेसरी ब्रेकिंग या इंटरवेंशन नहीं है। हालांकि ADAS के बेस पे रीजन नहीं होना भी एक कमी सी चीज़ है, मतलब वो इतना आदत उसकी पड़ गई है। वो हमने टाटा के साथ में एक्सपीरियंस नहीं किया, महिंद्रा ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उनके वाला जर्क लेता है कुछ पॉइंट्स पे। बट हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए ADAS बेस्ड रीजन देखे हैं। ऑफकोर्स सारे जर्मन लग्जरी प्लेयर्स के साथ में देखे हैं, हुंडई किया के साथ में देखे हैं, जापानीज़ प्लेयर में भी देखा है क्या? जापानीज़ में नहीं देखा अभी तक मैंने कोई, बट हाँ, जो बचे हुए जिनमें भी ADAS बेस्ड रीजन जिनमें देखा है उनमें जो है बहुत सही काम किया है। तो यहाँ पे भी ADAS बेस्ड रीजनरेशन दे देना चाहिए था, बट जो भी है, नहीं भी दिया। तो अभी जो है ऑब्जर्वेशन सारी की सारी रहेगी गाड़ी चल कैसे रही है उस पर।
ओके देखो, रेंज तो टेस्ट होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक अंधेरा ना हो जाए उससे पहले मैं आपको ओवरऑल गाड़ी के बारे में बताता हूँ, कैसी चल रही है, क्या सब चीज़ें लग रही है। देखो, टिपिकली सियरा जो हमने चलाई है उसके साथ में डायनामिक्स जो हैं ठीक थे, बढ़िया थे एक्चुअली, ठीक नहीं अच्छा कहना चाहिए। राइड वगैरह का बैलेंस अच्छा था। जो इंजन थे उसमें 1.5 NA इंजन है, कोई काम का नहीं लगा, वो इतना लेथार्जिक स्लो इंजन लगा मुझे। जो 1.5 टर्बो है वो मेरे को कमाल इंजन लगा, बहुत बढ़िया पावर वगैरह देता है। ऑफकोर्स फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह थोड़ी कम होगी और थोड़े बहुत रिलायबिलिटी इशूज़ वगैरह हमने देखे। बट जो 1.5 NA है वो जो ऑटोमेटिक के साथ में आ रहा है, DCA जिसको बोलते हैं, उसके साथ में मैंने चलाया नहीं तो कह नहीं सकता, बट मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। जो डीजल है वो मैनुअल के साथ में तो काफ़ी जो है सॉर्टेड रहा है, बट थोड़ा सा ऑटोमेटिक के साथ में जो है ऐसा स्ट्रगल करता हुआ फील होता है। बट ऑफकोर्स पावर की कमी नहीं है, जस्ट फील लिटिल लाउड, बट लिवेबल है, ड्राइवेबल है, खरीदा जा सकता है। मैंने अपने आई थिंक पिछले सियरा के 3-4 वीडियोस जो भी, उसमें से 2 वीडियोस में तो एटलीस्ट ये बोला है कि सियरा EV आएगी एंड दैट विल प्रॉब्ली द बेस्ट आइटरेशन ऑफ सियरा। इज इट ट्रू? यस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2-3 चीज़ें एक्चुअली बारी बारी बात करते हैं हर एक चीज़ की, जो रेगुलरली जो करते हैं। जस्ट लाइक सियरा, इसकी भी विजिबिलिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे ORVM IRVM हर जगह से बढ़िया दिखता है। 360 डिग्री कैमरा जो है उनकी क्वालिटी भी बढ़िया है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक इतनी फास्ट स्पीड पे तो काम करेंगे, हाँ कर रहे हैं, मतलब रियर व्यू काम करेगा, बाकी काम नहीं करेंगे, बट ओवरऑल क्वालिटी वगैरह बढ़िया है, कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। उसके बाद में एर्गोनॉमिक्स जो हैं दे आर ऑल्सो लार्जली गुड। ये पैनल जो है अभी भी हर एक चीज़ देख के दबानी पड़ती है, देख के भी आप दबाओगे तो सही जगह हाथ जा रहा नहीं जा रहा, उसके लिए फिर से देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो एर्गोनॉमिकली प्रॉब्लम है। और ये गियर शिफ्टर जो है इसको यहाँ से दबा के ऐसे पीछे खींचने वाला अलग है, अदरवाइज़ यहाँ होता या किसी और तरीके से उसको किया था ज़्यादा बेटर होता। बट हर चीज़ की आदत पड़ जाएगी आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बहुत लंबे टाइम तक जो आपको परेशान करे और कोई एर्गोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं लगती है। जो टाटा के साथ में इनहेरेंटली मेरे को लगता है कुछ चीज़ें तो जानबूझकर करते ही करते हैं, क्या उन्होंने सही करनी नहीं है। अब ये इसका भी स्टीयरिंग वो सेम ही है, ऐसे दबाते हो तो कभी कभी क्रूज कंट्रोल दब जाता है, और ये इंडिकेटर स्टॉक जो है उन्होंने सही कर दी है, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी किसी तरीके का कोई इशू यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो राइड क्वालिटी और हैंडलिंग से रिलेटेड है। अनलाइक सियरा पेट्रोल डीजल, यहाँ पे थोड़ी सी बाउंसीनेस, थोड़ी सी ज़्यादा बॉडी रोल है, और उसका रीज़न जो है इसके वजन पे क्रेडिट किया जा सकता है मे बी, क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट अ बॉर्न ईवी, इसको बनाया पहले वही पेट्रोल डीजल के लिए गया है। अब टाटा 10 बार नाम चेंज कर दे अपने आर्किटेक्चर का, वाले वो कुछ भी कर दे, देखो उनको हक है, वो अपने आर्किटेक्चर में एक्स्ट्रा बोल्ट लगाएंगे ना, अपने प्लेटफॉर्म में नीचे चैसी में एक्स्ट्रा बोल्ट लगा देंगे तो भी वो प्लेटफॉर्म चेंज करना बोल सकते हैं। अगर चैसी में चेंज नहीं करके इलेक्ट्रिकल सॉकेट में एक एक्स्ट्रा कपलर जोड़ेंगे तो भी वो बोल सकते हैं कि हमने आर्किटेक्चर बदल दिया है, तो वहाँ पे हम उसको कोई क्वेश्चन जो है नहीं कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि ओवरऑल ये ढांचा बना पेट्रोल डीजल के लिए था। ऑफ कोर्स ईवी जब मेन स्ट्रीम होने लगी थी तब डेवलप हो रहा था, तो उसको भी दिमाग में रखा गया है, और उसी वजह से जो है ये 63-75 जैसे बड़े बैटरी पैक जो है वो ले पा रही है गाड़ी इससेल्फ इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी जो है वो हैरियर वगैरह है। बट यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ी सी हाईवे पे ऐसा कॉन्स्टेंटली मोशन ज़्यादा दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। गाड़ी ख़राब सड़कों पे बढ़िया चलती है, मैं ऑफ रोड गया हूँ इस गाड़ी के साथ में, और ऑफ रोड वाले जो है कुछ पल आपको मैं पहले वो भी जीवा देता हूँ, वो आप देख लो ऑफ रोडिंग में कैसा क्या कर रही थी गाड़ी। ओके, सो ऑफ रोड किया तो मैंने आधे घंटे, बट असली एक्शन जो है वो 4 जगहों पे था जिसकी हम बात कर सकते हैं। इन वुड लॉक्स पे चलने से थोड़ा सा सस्पेंशन की फील आती है, लेकिन इन गड्ढों में जाके समझ आता है कि कार टॉर्क वेक्टरिंग और ब्रेकिंग के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके काफ़ी स्मूथली ज़मीन से जुड़े व्हील पे ही पावर दे रही है और आगे बढ़ रही है। ईवी के साथ ये सब करना थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन इन सब को स्मूथ बनाना अभी भी एक टास्क है। सियरा के साथ ये सब स्मूथ लग रहा था। बैटरी पैक नीचे लगा है तो गाड़ी हद से ज़्यादा टेढ़ी हो सकती है, इसलिए हमने इस काम को 2 बार किया अलग अलग डायरेक्शन से। जो स्टंट करते वक्त सियरा लॉन्च पे अटक गई थी वो मैंने सक्सेसफुली कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं थी। ड्राइवर की अप्रोच लाइन कैसी है और उसके बाद डिपार्चर लाइन कैसी होती है, किस जगह पे कैसा एंगल लिया गया है, उससे कार फंस सकती है। बट बेस्ट पार्ट वाज सैंड। अंदर से पीओवी दिखाता हूँ। ओके, सो हमारे पास में जो बीच पे सैंड होती है, सूखी हुई जो सैंड होती है बीच वाली,
वो है ये तो मैं आके चला गया था, अब हम थोड़ा सा राइट लेके 2 मोड में ट्राई करें, फर्स्ट इन द नॉर्मल मोड एंड देन इन द सैंड मोड. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल मोड. विल गो एंड स्टॉप एंड देन एक्सेलरेट. Even if when you're not stopping, it's just trying to push a lot. Of course, also digging it a bit, I think. Yes, digging a bit. Now we will try in sand mode. Yeah, so it's not pushing. It controls the yes. input. Okay. और थोड़ा सा कीचड़ में भी खेले हम, बट उसमें कुछ लॉजिकल आउटकम नहीं है बताने का, बस मज़ा आया ये मान लो. तो ऑफ रोडिंग वगैरह में एक्चुअली सरप्राइजिंगली गुड व्हीकल. मे बी इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में अगर आप एक रिलायबल और थोड़े से ट्रैक्शन वगैरह की ट्यूनिंग वगैरह को सही कर दो, तो मैं शायद अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में 4x4 का नहीं ले पाया हूँ, पर दिस वाज सरप्राइजिंगली गुड. कई चीज़ें एफर्टलेसली गाड़ी जो है कर दे रही थी. बट राइड क्वालिटी जो है ख़राब सड़कों पे वो भी ज़बरदस्त है. टायर जो चूज़ किए गए हैं MRF EcoTread, वांडर EcoTread, बहुत बढ़िया टायर हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलर रोड वगैरह पे चलाने के लिए, ख़राब सड़कों पे चलाने के लिए. आगे आई थिंक कोई तो पंगा हुआ है, वो एक्चुअली कोई एक्सीडेंट हुआ है, बिकॉज वहाँ पे कांच वाँच घिसा हुआ है. आई डोंट नो व्हाट. एनीवे, सो मैं बात ही कर रहा था, राइड क्वालिटी ख़राब सड़कों वगैरह पे बढ़िया है, कोई इशू वहाँ पे नहीं है. एट द वेरी सेम टाइम आपको हैंडलिंग जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग ही. तो ऑटो का है पक्का, ऑटो का कांच गिरा है, आई थिंक ऑटो और बाइक का कुछ वहाँ पे हुआ है. तो एट द वेरी सेम टाइम जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी आपको अभी भी ना मज़ा देने वाली नहीं है. बस जस्ट स्टेयरिंग में ठीक ठाक वजन आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द मोड. आपको जो है कॉन्फिडेंस रहेगा, कभी भी लो नहीं लगेगा, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैंडलिंग जो इस गाड़ी की नहीं है. ये गाड़ी ख़राब सड़कों पर तो शाइन करती है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है. और हाईवेज वगैरह पे बस आप नॉर्मली चला लो, आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा. बाकी बात आती है अब मोटर और उसकी ओवरऑल पावर वगैरह की, डिलीवरी की. वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, एनवीएच लेवल्स वगैरह की. देखो, जो मोड्स वगैरह हैं, जो पावर है, फ्रंट मोटर, रियर मोटर, जिस तरीके से डिलीवर करती है, मोस्टली गाड़ी जो है वो रियर मोटर पे ही चल रही होती है, और वो बेटर भी एफिशिएंसी के हिसाब से. रियर मोटर जो है उसकी पावर कम भी है, जो 63 किलोवाट, जो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव आती है ना, 63 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला, उससे थोड़ा कम है यहाँ पे. और ओवरऑल ट्यूनिंग भी ऐसी की गई रेंज के हिसाब से. बट क्योंकि यहाँ पे फ्रंट मोटर भी है, थोड़ा वजन भी एक्स्ट्रा है, तो जो 75 किलोवाट आवर का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी पावर भी सबसे स्लो होगी. सबसे स्लो भी गाड़ी 0 to 100 वही करेगी. ये 0 to 100 फास्ट वगैरह कर देती है, बट वो चीज़ें जो है आप कितनी बार करोगे. मैं एक बार आपको 0 to 100 भी दिखा देता हूँ. ओके, 0 to 100 करते हैं. यहाँ पे मामला सेट है सब कुछ. बूस्ट मोड ऑन, लेट्स डू इट. 100 इसके हिसाब से चेक करेंगे हम, which is okay 5.92 seconds with of course very little down slope, almost negligible down slope. Let's go 0 to 100, 100 to 0, and perfect. तो 0 to 100 जो है वो कोई बार बार करने वाली चीज़ तो है नहीं, 1-2 बार कर लो आप शौकिया तौर पे. असली चीज़ है कि इन जनरल ये राइड मोड्स वगैरह कैसे काम करें. यहाँ पे 3 राइड मोड है, इको, स्पोर्ट और बूस्ट. बूस्ट इज ए राइड मोड एक्चुअली. जब तक आपकी गाड़ी 50% के नीचे नहीं आएगी, तब तक आप बूस्ट मोड को यूज़ करे जा सकते हो. वो रहता है यहाँ पे बन के, कोई इशू नहीं है. होता क्या है बूस्ट मोड में, जैसे मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, हल्का सा भी मैं टैप करूँगा ना, तो जैसे निकल के आती है पावर, एंड मोटर्स जो है अपने पीक पे जाती है जब भी आप बूस्ट मोड का इस्तेमाल करते हो. आप बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हो बूस्ट मोड को, पावर इवेंचुअली हल्की हल्की ड्रॉप होने ही लग जाती है, बट मोटर जो है वो अपने पीक पे जाती है हल्का सा थ्रॉटल प्रेस करने पर. अगर आप स्पोर्ट मोड में हो तो वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा मेलो डाउन होके भी पावर निकलती है. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटर पेडल दबाओगे तो वहाँ पे भी पावर जो है अच्छी खासी निकलने लग जाती है. बट ऑन सिटी मोड एंड ऑन इकोनॉमी मोड काफ़ी डिफरेंस आता है. सिटी इकोनॉमी मोड सेम है, कोई भी बैटरी पैक ले लो आप, कोई भी मोटर वगैरह ले लो, उनमें पावर वगैरह सब कुछ सेम है. जो डिफ्रेंसिएशन आने लगता है वो स्पोर्ट और बूस्ट मोड में आने लगता है. उसमें भी आपके पास में कुछ और मोड्स भी है जो कि सिर्फ ऑफ रोड से रिलेटेड है. ऐसा नहीं है 4x4 व्हीकल जो होते हैं टिपिकल उनकी तरह के आप टेरेन मोड या आप जो है मड मोड या स्नो मोड या सैंड मोड कोई ग्रेवल पे लगाओगे तो आपका मोटर में कुछ ऐसा जाएगा नहीं. यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशियल वाला केस नहीं है. इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो ए कस्टम मोड, बट व्हाट इज नॉट देयर इज
ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करने का सिस्टम नहीं है। गाड़ी में ड्रिफ्ट मोड भी अवेलेबल है, यहाँ से ऑन करना पड़ता है डीप कहीं मेन्यू में जाके, बट दैट इज़ ओनली फॉर ड्रिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। हमें कोई आज जगह नहीं मिली, वरना वो भी एक बार टेस्ट करके देख लेते, ना ही टाटा ने अपने वहाँ पे टेस्ट करने दिया। हालांकि वो ड्रिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ करवा जरूर रहे थे, स्लश वगैरह में ऐसा कूदवा जरूर रहे थे, बट वहाँ पे जो है कुछ भी ड्रिफ्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ जो है उन्होंने नहीं करवाई। एंड ऑनेस्टली कोई बहुत ज़्यादा करने वाला लायक चीज़ जो है वो होती नहीं, इतना कोई ड्रिफ्ट के लिए नहीं बनी है गाड़ी, इनके सस्पेंशन उस हिसाब से नहीं बने। लेकिन जो चीज़ है नेक्स्ट वो है NVH। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में NVH कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इन जनरल साउंड नहीं होती है, इंजन की साउंड नहीं है, तो वहाँ पे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी जगहों से जो साउंड आ रही है उसको डेड किया जाए, साउंड डेडनिंग सही से की जाए। इस बार EV स्पेसिफिक टायर नहीं लगाए गए, ठीक है। उन टायर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम भी थी, घिसते भी जल्दी थे, चिकने सरफेसेस पे उनकी ग्रिप अच्छी नहीं थी। यहाँ पे इन टायर्स के साथ में राइड क्वालिटी अच्छी है, चिकने सरफेसेस या वेट एरिया में ग्रिप अच्छी है, और घिसेंगे भी मोस्ट लाइकली उतने जल्दी तो नहीं। लेकिन जो चीज़ होगी वो ये कि आपकी नॉइज़ बढ़ रही है अंदर, बट पूरी नॉइज़ जो है वो टायर को एट्रीब्यूट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉइज़ आती है मोटर के चलने की, पीछे की तरफ से आवाज़ आती है जो कि मुझे लगता है विंड फ्लो की आवाज़ है। टायर की आवाज़ बाद में आती है, विंड फ्लो की आवाज़ पहले आती है। और एक चीज़ टाटा के साथ में शुरू रही है, छोटे छोटे निगल्स ना उनसे कभी शॉर्ट नहीं हुए। ये वाइपर इतनी बढ़िया क्वालिटी का है भाई, एकदम ऐसा स्मूथ चिकना लगता है, बट अटकता है किसी किसी पॉइंट पे, वहाँ जाके बीच में अटक जाता है कभी कभी, मतलब अटक इन द सेंस जैसे ऐसे चलते चलते जाके रुक जाएगा, फंस जाएगा, या ऐसे निकल कर निकलेगा। जो खराब वाइपर होते हैं ना, जो काफ़ी टाइम से खराब हो जाते हैं, वो जिस तरीके से चलते हैं वैसे बिहेव करने लग गया ऑलरेडी। पेडल जो है उस पर वाइब्रेट, बहुत ही हल्की हल्की वाइब्रेशन, रोड की जो वाइब्स होती है ना वो एक्सेलेरेटर पेडल पे हल्की हल्की आने लग जाती है। और जो दूसरी गाड़ी थी उसमें एप्पल कारप्ले स्टक हो गया था। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्चुनेटली भाई कहीं वुड है तो मैं टच भी कर लेता हूँ, कोई इशू ना है तो बढ़िया है, बिकॉज टाटा की गाड़ी में इशू आता है ना, सब जगह प्रॉब्लम होती है। मेरे को बताना पड़ता है, जो देख रहा होता है वहाँ पे लोग नाराज होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाने लग जाते हैं भाई साहब कि उसने पैसे दे दिए, इसने पैसे दे दिए। ये पैसे दे दिए वाले चीज़ों को अवॉइड करने के चक्कर में या तो आदि ब्रांड से अपने स्पॉन्सरशिप वाले काम ही नहीं करता ताकि जो है नाम खराब ना हो। उसके बाद में टाटा वाले अलग नाराज होते हैं, बोले आपने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया। 10 तरीके की प्रॉब्लम होती है, ये सियरा भी हमारी ही है। तो 10 तरीके की चीज़ें होती है। आई होप आए ही ना भाई प्रॉब्लम, मैं मुँह से बोलूँगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आई है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इट कैन नॉट ऑल्सो चार्ज ऑन 120 ऑन एवरी गिवन चार्जर, बिकॉज जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो 330 वाला है, 220 का नहीं है, तो उस वजह से आपको सर्टेन चार्जर्स पे ये फुल स्पीड देखने को मिलेगी, तो वो भी एक एस्पेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद में रीजनरेशन में अगर वो ऑटो वाला मोड दे दिया जाता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होता, और बैटरी भी में भी प्रॉबेबली कार की रेंज जो है वो भी थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूव हुई होती। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उससे लिंक, यानी कि ब्रेकिंग, एक्चुअल ब्रेकिंग, जो पेडल से आप हाइड्रोलिक ब्रेकिंग दबा रहे हो, वो सब चीज़ें एकदम बढ़िया काम कर रही है। किसी भी तरीके का इशू वहाँ पे भी ऑब्जर्व करने को नहीं मिला है। उसके अलावा और कुछ है, लाइट्स तो नाइट में टेस्ट होगी, बट बढ़िया होगी, लाइट्स में कोई इशू नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। टाटा वाटा के साथ में ये लाइट, हॉर्न, AC, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं, AC बढ़िया काम करता है, कोई इशू उस सिचुएशन में। आज तो AC काम करने की जरूरत नहीं। 30 डिग्री अब जाके हुआ है, जब अंधेरा होने को आया है तब जाके 30 डिग्री हुआ, अंधेरा तो नहीं अभी, मतलब 5 ही बजी है, बट अब जाके 30 डिग्री हुआ है टेम्परेचर। इतना सुहाना मौसम, इतनी बढ़िया हवाएं चल रही थी आज। ओके, तो 2 ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले 50% पे मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था, फिर हमने चढ़ाई चढ़नी शुरू की। हमने डिसाइड किया कि एक माउंटेन क्लाइम करेंगे ऑलमोस्ट 1000 मीटर्स, यानी कि 3000 फीट से भी ज़्यादा जो है ऊपर का। क्योंकि कितना खर्च होती है, क्या होती है, उससे 2 चीज़ें पता चली। एक तो जो ये यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी दिखाता है 350 वाट आवर पर किलोमीटर। बहुत सारे टाटा कार के ओनर्स जो हैं, EV कार के ओनर्स, उनको इससे पीस मिलने लग गया होगा कि इस तरीके से दिखाता है। एक्चुअल में अगर आपको देखना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो 350 वाट आवर किलोमीटर की जगह यहाँ पे कितने किलोमीटर पर किलोवाट चलेगी वो बताना ज़्यादा बेटर होता है। बट ऑफकोर्स चलो एक बार की उसको छोड़ो कि वो किस हिसाब से दिखा रहे हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन सही नहीं है। ये रोड पे लो होती है, चढ़ाई पे हाई हो जा रही है, मतलब जो एस्टीमेट एक्चुअल में रेंज गिर रही है उससे ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन है इसका अलग ही दिमाग है। एक तो ये अलग बात।
दूसरी चीज़ 16 किलोमीटर की हमने चढ़ाई चढ़ी जिसमें हम ऑलमोस्ट 10% यानी कि 7 पॉइंट सम किलोवाट जो है बैटरी गंवा चुके हैं। बट जब हम नीचे से रवाना हुए थे तब ही ये एंड्रॉयड में जो ईवी प्लानर वाला सिस्टम है इसने पहले ही बता दिया था कि जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आपके पास में 39-40% रेंज होगी। इंटरेस्टिंगली गूगल मैप इज सेइंग कि 40% पे आ जाएगी 11 किलोमीटर बाद में, अभी 48% है गाड़ी। अगर पिछला एवरेज भी अगर गाड़ी के हिसाब से कैलकुलेट करे तो भी वो 40 नहीं होके 46% के आसपास आनी चाहिए, 46 या 45। बट इसने कैलकुलेशन में प्रोबेबली एलिवेशन गेन को काउंट किया है। हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं लगातार और हो सकता है 40 तो नहीं बट शायद 41-42% तो आ भी जाए गाड़ी, पता नहीं। लेट्स सी। 39-40 बार बार हवर कर रहा था, हम जब पहुंचे हैं तो 41 है। ऑफकोर्स ऊपर चढ़ के थोड़ा सा नीचे आया तो वहाँ पे रीजन होके रेंज और बढ़ गई। फिर मैंने सोचा क्या हम वापस नीचे जाएंगे तो ये रीजन के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो हमने एग्जैक्टली जो फुटहिल है वहाँ का मैप लगाया है, फुटहिल से थोड़ा सा दूर का, और इसने हमें ये बोला है कि आप 43% पे पहुँचोगे। हमारी करंट रेंज 41% है। कोई चार्जिंग वार्जिंग ऑफकोर्स इसने इंक्लूड नहीं करी है इसमें, और ये बोल रहा है कि आप पहुँच जाओगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे और ललित दोनों को लग रहा है कि ये ज़्यादा तब तक परसेंटेज हो जाएगी, बिकॉज शायद ये एंड्रॉयड का जो प्लानर सिस्टम है इसको ये नहीं पता है कि कितनी रीजन हो सकती है। ये एक बेसिक रीजन के हिसाब से सोच रहा है। बट अगर आप जैसे मान लो कि दिल्ली से आपने लगाया मनाली, तो ऐसा नहीं है कि हाई जो हिमाचल में पहाड़ियों में ज़्यादा बैटरी खर्च होगी, वो इस एंड्रॉयड प्लानर को पता नहीं है। दिस ऑलरेडी नोज। तो ये इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे कमाल का है। ये एक सरप्राइजिंग चीज़ निकल के आई। नाउ ये स्पोर्ट मोड में मैंने ऐसे ही डाल लिया था वापस को, मैं हम सिटी मोड में चला रहे हैं, मोस्टली सिटी मोड पे ही चलाते रहेंगे। रीजन अब लेवल 3 होगा नीचे जाते वक्त। ऊपर आते वक्त तो रीजन जो है लेवल 1 पे था, लेवल 0 पे था या 1 पे था, ऐसा कुछ था। बट अब जाते वक्त जो है हम चलेंगे रीजन लेवल 3 पे, और वहाँ पे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कार रिएक्ट करती है। पहाड़ों में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। जो ज़्यादा टर्न करने पर टायर में से स्क्रीचिंग वगैरह होती थी, यहाँ पे भी टायर थोड़ा जटर करते हुए फील तो होते हैं, बट आवाज़ नहीं आ रही उनमें से कोई ऐसी भी। और गाड़ी बहुत ही कम मिनिमल टाइम पे ही ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है। या तो मैं हार्ड पुश कर दे रहा हूँ तब, या जब बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ जा रही है तब। इवन क्रूज़ कंट्रोल लगा के रखने पर भी जो ऑल व्हील ड्राइव एक्टिवेट होने के बारे में लोग कह रहे थे कि वो हैरियर वगैरह में हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करने पर, अनलेस फास्ट एक्सेलरेशन या अनलेस जो है हाई ऐसे चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है उस टाइम पे जो है एक्टिवेट हो रहा है। बाकी बूस्ट मोड भी लगा दोगे तो भी एक बार रियर वाले पे रहेगी, और जैसे ही पेडल प्रेस करोगे ज़्यादा तब जाके वो जो है दोनों के दोनों फ्रंट और रियर एक्सल को एक्टिवेट करती है। ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में मैं एक बार रियर व्हील ड्राइव वाला टॉपिक भी वापस टच करूँगा। बट ये ऑब्जर्वेशंस है मेरे। फ़िलहाल मैं आपको मिलता हूँ नीचे जाने के बाद, मतलब बेसिकली अगेन 20-21 किलोमीटर्स के बाद में। फ़िलहाल मेरे पास में 40% बैटरी है। मैं एक बार ट्रिप बी को फिर से रीसेट कर लेता हूँ। सो अपडेट क्या हुआ है, 44% है। इसने 43 प्रिडिक्ट किया था, जो कि ऑफकोर्स अभी 500 मीटर आगे है, बट ऑलमोस्ट 43 ही होने वाली है। दैट मीन्स बहुत ही गजब कैलकुलेशन है। इनफैक्ट इससे रूट प्लानर भी किया जा सकता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप सेट कर सकते हो कि आप जो है स्लो चार्ज, क्विक चार्ज, या आपको किस तरीके का चार्जर जो है उसके हिसाब से रूट दिखाना है, 350 एंड फास्टर ही दिखाना है या नहीं दिखाना। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे को अब जाना है लेट्स से जयपुर, ठीक है, मैं सीधा जयपुर ही डाल देता हूँ। चलो जयपुर तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, बैंगलोर डालते हैं। बैंगलोर जो है ऑफकोर्स ये नहीं पहुँचेगी एक चार्ज में, लेकिन एक चार्ज में पहुँच जाएगी, बेसिकली इस चार्ज में नहीं पहुँचेगी। सो अब ये मेरे को बोल रहा है आप यहाँ से जाओ और यहाँ 1 घंटा चार्ज करो बीच में, और ये जो 1 घंटा चार्जर यहाँ चार्ज हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो 120 किलोवाट का फास्ट चार्ज है, वहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा। ये गज़ब चीज़ यहाँ पे लगी मेरे को, जिसमें एलिवेशन काउंट करा, बिकॉज इस पॉइंट के बाद ये जो पर्टिकुलर चार्जर वाला एरिया है यहाँ के बाद टेक्निकली एलिवेशन गेन है अगेन। ये वाला एरिया थोड़ा सा डिप जोन है, मतलब यहाँ से नीचे डाउन इन, और यहाँ के बाद में वापस एलिवेशन गेन होना शुरू होता है इधर। तो काफ़ी कैलकुलेशन ये करता है एक्चुअली, और ऑफ कोर्स एक बेसिक रीजनरेशन कितना हो सकता है वो भी इसको पता है। अगर मैं जानबूझकर हैवी रीजन करने लग जाता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ होती, या मैं जानबूझकर भगाने लग जाता तो कैलकुलेशन गड़बड़ होती। बट दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग गुड। आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। व्हाट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद इज़ दिस, ये
एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, कोई लॉजिक नहीं है भाई, इलॉजिकल चीज़ है ये, इलॉजिकल। बट ठीक है, अब लोगों को आदत पड़ गई तो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे इसके बारे में शायद, बट टाटा रियली नीड्स टू इम्प्रूव इट। ये एम्बिएंट लाइट दिख रही है आपको, ये कभी जल रही है कभी नहीं जल रही है। इनफैक्ट मेरी लॉन्च वाली वीडियो में भी हुआ था जिसमें मैंने किसी और गाड़ी की दिखाई थी आपको, पता नहीं क्या वो वहाँ वाला ऑप्शन काम करना बंद करता है, ग्रे आउट हो जाता है जो अंदर से जो चालू करने का ऑप्शन होता है ना एम्बिएंट लाइट को। एनीवे, सिर्फ ऊपर वाली बंद होती है, नीचे वाली जलती रहती है। 20% बैटरी बची है, 380 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं, ओडोमीटर 1550 पे है, और अब फेयरली अंदाज़ा लग चुका है मुझे अंदर ही अंदर कि किस सिचुएशन में गाड़ी कितनी रेंज देगी। अब जो है कैलकुलेशन में प्रॉपरली दौड़ा के आपको जब रेंज ख़त्म होगी तब वो सब कुछ बता दूंगा। बट फ़िलहाल के लिए अगर इसी सिनेरियो में देखो कि आप जो है अपना 20% से 30% सिटी में चलाते हो, उसके अलावा हाईवे पे चलाते हो, जिसमें आपकी मिक्स यूजेस है, मतलब हाईवे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही फास्ट हाईवे, 80 की स्पीड वाला अगर आपके पास में हाईवे हो और आप जो है 100 तक उस पर ले जा सकते हो ओकेशनली कुछ पैचेस में, तो आप जो है इस गाड़ी से 470 टू 480 की रेंज निकाल सकते हो, बशर्ते मौसम अच्छा हो। मौसम वाला फैक्टर जो है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो रियर व्हील ड्राइव है उसमें क्या लग रहा है कितनी रेंज निकलेगी, और ओवरऑल सिर्फ सिटी में चलाने पर, सिर्फ हाईवे में चलाने पर, सिर्फ एक्सप्रेस पे चलाने पर कितना होगा, उसकी बात अभी रेंज ख़त्म होते होते करते हैं। फ़िलहाल के लिए बैटरी जो है वो 20% से नीचे 19 पे आ गई है। कोई किसी तरीके की वार्निंग गाड़ी ने नहीं दी है बैटरी लो है ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने नेविगेशन लगाया हुआ है एंड्रॉयड ऑटो से, तो उसने जब सेंस किया कि मेरा डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे बैटरी पहुँचते टाइम पे 10% भी नहीं बचेगी, तो खुद से ही सारे चार्जिंग ऑप्शंस पॉपअप हो गए, बोल रास्ते में यहाँ चार्ज कर सकते हो अगर आपको बैटरी 10% से ज़्यादा चाहिए अपने डेस्टिनेशन पे। मैं कैंसिल कर दिया, मैं नहीं चाहिए, 0% पे रिटर्न करेंगे गाड़ी। एक्चुअली 0% पे रिटर्न नहीं करेंगे, मैं चार्ज लगा दूंगा गाड़ी वापस, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे बाद में कल सुबह किसी और को भी चलानी होगी ये गाड़ी। बट हाँ, लेट्स डू द कैलकुलेशन एक बार रेंज ख़त्म हो जाए। बट आई विल मीट यू एट 10%। जब भी वार्निंग आएगी, जब भी गाड़ी में कुछ चेंजेस होंगे, लाइक लैम्प पोर्ट लगेगा या एसी बंद होगा, तब मिलते हैं। टॉप स्पीड इज़ नाउ लिमिटेड टू 60, कितना ही पेडल को प्रेस कर लो 60 ही रहेगी, और पहले वो 80 थी। मोड वगैरह तो सब पहले ही बंद हो चुके हैं, सिर्फ सिटी या इकोनॉमी मोड पे ही चल सकती है गाड़ी अंडर 10%। फॉर्चुनेटली एसी चल रहा है अभी तक, बट नॉट एज पावरफुल एज इट वाज बिफोर 5%, बट हाँ चल रहा है। ओके जी, तो 5% के बाद में हमने चार्ज लगाना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। गाड़ी जो है फॉर्चुनेटली एक और चीज़ का टेस्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है कि गाड़ी जो है 120 किलोवाट लेती है। हमें चार्जर मिल गया स्पेसिफिकली जो 390 वोल्ट सप्लाई करता है। बेसिकली टाटा की जो भी गाड़ियाँ हैं इनको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्जर चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज का, ताकि ये अपने फुल चार्ज पे जा पाए। ये गाड़ी 113 की स्पीड से चार्ज हो रही है अभी। फॉर्चुनेटली थोड़ी देर होगी, उसके बाद में नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल रेंज वगैरह जो है उसकी बात करना शुरू करते हैं। ऑलरेडी मतलब मैंने वहाँ लगाया, उसके बाद में बात करना शुरू हूँ, ऑलरेडी जो है 9% हो गए हैं मात्र कुछ 4-5 मिनट में। अब बात करना शुरू करते हैं कि रेंज वगैरह का क्या है। देखो, मिक्स यूजेस में 470, 480 ये एक बेस लेवल आप मान लो। अब मिक्स यूजेस किसके कैसे हैं वो अलग अलग हो सकती है सिचुएशन। आज टेम्परेचर फेवरेबल रहा है, प्लस ये गाड़ी जो है ऑल व्हील ड्राइव है। मोस्ट लाइकली आप रियर व्हील ड्राइव लोगे, थोड़ी सी कम पावर आपको मिलेगी, और आप जो है 75 किलोवाट आवर वाला लोगे तो आप जो है 500 का मार्क टच कर जाओगे मिक्स यूजेस में। दिस इज़ फर्स्ट टाटा कार टू डू दैट। तो ये कमाल जो है वो सियरा ने यहाँ पे किया है। सिर्फ हाईवे पे अगर आप चलाने वाले हो जिसकी स्पीड 100 है और आप लगातार 80-100 के बीच में मेंटेन कर लेते हो, आप 430 के आसपास कहीं पे रहोगे ओवरऑल रेंज में। ये मेरा मानना है। अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो 400 के आसपास आएगा। अगर आपके यहाँ पे एक्सप्रेसवेज हैं और उन पे आप चलाते हो
तो थोड़ी सी रेंज और ड्रॉप हो सकती है अगर आप 120 टच करके रखोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिटी में चलाते हो आप डेफिनेटली 500 का मार्क टच करोगे, अनलेस आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो है जमे रहते हो और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है आपके यहाँ पे। तो अगर आपको हाइपर माइलिंग करनी है, 50-60 हाईवे के कोने पे लगा के धीरे धीरे चलाते रहना है, ऐसे चलना है, फिर तो आप कितनी भी रेंज निकाल सकते हो। उस गेम में यहाँ पे जो है कुछ बात करने लायक है नहीं, बिकॉज एक प्रैक्टिकल तरीके से मैंने जो है टेस्ट करने की कोशिश की, वो मैं सिचुएशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माइंड यू अगेन दिस वॉज अ फेवरेबल कंडीशन, वेदर के हिसाब से बहुत ज़्यादा AC वगैरह नहीं चला है। एट द वेरी सेम टाइम आई थिंक कॉल आ रहा है टाटा का, गिव आवर कार बैक। एट द वेरी सेम टाइम ये गाड़ी जो है वो ऑल व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव नहीं है। रियर व्हील ड्राइव विल डेफिनेटली गिव 20-30-35 किलोमीटर की ओवरऑल ज़्यादा रेंज। 63 किलोवाट वाला बैटरी पैक क्या करेगा इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसको चला के अलग से ही हम टेस्ट कर देंगे जब भी मौका मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। थैंक यू स्टैटिक फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। उनके AC चार्जर्स जो है वो अब आपको नेक्टर फॉर्म में भी मिल रहे हैं, पोर्टेबल फॉर्म में भी मिल रहे हैं, और DC चार्जर्स और उनके जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर जो हैं, मतलब उनके चार्जर्स जो पब्लिक में अवेलेबल रहते हैं वो तो कमाल है ही। बाय द वे आई एम ऑल्सो स्टैटिक माइल्स मेंबर, आप जाके सर्च करो क्या है, उनकी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।